आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं से हिंदी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे। कैसे उन्होंने जाति प्रथा और श्रम विभाजन पर अपना एक भाषण दिया है और उसमें वो क्या कहना चाहते हैं, इन सारी बातों को हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। भीमराव जी के बारे में कौन नहीं जानता और उन्होंने अपने देश के लिए क्या योगदान दिया है, इन सारी बातों को आप भली भांति जानते हैं। तो आज की क्लास में हम श्रम विभाजन और जाति विभाजन क्या होता है और कैसे उन्होंने क्या कहना चाहते हैं, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ प्रस्तुत पाठ में अम्बेडकर ने विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की ललई सेन यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल की वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्ष थी। यहाँ पर जो वार्षिक सम्मेलन था उसमें ये भाषण देने वाले थे। 2 इसके बिंदु थे, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया। यह पढ़ा नहीं जा सका, जो कहना चाहती है पढ़ा नहीं जा सकता, उन्होंने अपनी रचना के माध्यम से यहाँ पर भेजा है। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये तीनों तत्व आदर्श समाज के अनिवार्य होना चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ पर भी पहुँचे। यह प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण है। तो ये इस पाठ में आप जाति प्रथा, श्रम विभाजन पर जो लेक्चर देना चाहते थे, भाषण देना चाहते थे, उस भाषण को नहीं दे पाए थे, तो इस पाठ के माध्यम से बताना चाहते हैं। अब इसमें क्या आपको पढ़ने मिलेगा, तो इसके 2 दिए हैं। पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहले हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में पढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो उसका पोषण कर रहे हैं, उसके पोषकों की यानी उनको जाति प्रथा को बढ़ावा देने वालों की कमी नहीं है। इसके पोषकों कई आधार पर भी इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। कहने का मतलब इनका ये है कि देखा जाए तो जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। श्रम के अनुसार ही उनकी जाति निर्धारित की जाती है। जो जैसे काम करता है वो उसकी जाति मानी जाती है। तो ये कहना चाहते हैं कि श्रम विभाजन भी जाति प्रथा का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यह तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रम विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। श्रम का विभाजन होना चाहिए, बस उसको जाति के आधार पर नहीं, काम के आधार पर होना चाहिए। यह श्रमिकों की अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। ये हमारे यहाँ भी होता है कि श्रम के साथ साथ जाति के आधार पर श्रम विभाजन किया जाता है, जबकि श्रम के आधार पर जाति के विभाजन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर होता है और विश्व में कहीं नहीं होता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन भी नहीं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति की सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने की आवश्यक है कि हम व्यक्तियों को क्षमता इस सीमा पर विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरा सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य की प्रशिक्षण और उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण से माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार ही पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इस पाठ के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आज देखा जाए समाज में कि जैसे मान चलो कोई लोहार है, कोई बाड़ाई है, तो उनकी बच्चे जो हैं गर्भधारण के समय ही उनके काम का निर्धारण हो जाता है। कहा जाता है कि नहीं, ये तो इनका पूर्व से कर चला आ रहा काम है या इनका पारिवारिक काम है, इस काम को ही करेंगे जी आगे चल के, जबकि उसके आधार पर उनका जाति विभाजन नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि
विश्वकर्मा या बाड़ी की लड़का भी है, लोहार या बाड़ी या किसी का भी लड़का भी आगे चले कोई IPS बन सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है अपने मानसिक स्तर के आधार पर और पढ़ाई के आधार पर, जिसके कारण मनुष्य अपने पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, इसके लिए भूख मरने के अलावा क्या चारा रह जाए। कई बार ऐसा होता है काम की वजह से वो अपना पेशा बदल देता है जाति की वजह से, तो ऐसे में उनकी काम पर भी असर पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों की युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य का व्यक्तिगत भावना और व्यक्तिगत रुचि इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखती। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर ही कहा जा सकता है कि जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो गया कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य के स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना सकती है। अब देखते हैं इनका दूसरा प्रसंग, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। अम्बेडकर जी कैसी आदर्श समाज की कल्पना कर रहे हैं, उस कल्पना के बारे में इसमें दिया गया है। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों को नीरस गाथा को सुनते सुनते आप में से कुछ लोग निश्चित ही ऊब गए होंगे। ये जो पहले प्रसंग पढ़ा है उसमें कुछ सुनते कुछ लोग ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अतः मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को देता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहोगे कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज कैसा है। तो ये कहना चाहते हैं कि अगर जाति की प्रथा के विरुद्ध हूँ मैं, तो आदर्श समाज कैसा है। तो अपने इस लेक्चर के माध्यम से आदर्श समाज की रचना, आदर्श समाज की परिभाषा बताएंगे कि आदर्श समाज कैसा होता है। ठीक है, यदि ऐसा पूछोगे तो मेरा उत्तर रहेगा, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे की भावना पर आधारित है। क्या यह ठीक नहीं है कि भाईचारे को हिंदी को आपत्ति, किसी को आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इसकी गतिशीलता होनी चाहिए, जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज में बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए। सबका दूध पानी मिश्रण की तरह भाईचारे में वास्तविक होना चाहिए। जो कहते हैं भाईचारे, अगर चारों तरफ भाईचारा है तो एक आदर्श समाज की रचना हम कर सकते। जाति प्रथा का दूसरा नाम है लोकतंत्र है। वो लोकतंत्र की पद्धति, लोकतंत्र के अनुभव यही बताते हैं। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को ही स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम या प्रभावशाली प्रयोग को स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो गई, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो इसका अर्थ होगा उसे 10 तक की जगह का रखना होगा। तो उसमें एक आदर्श समाज की रचना करना चाहते हैं, चारों तरफ भाईचारा हो, विश्व बंधुत्व हो, श्रम का विभाजन के आधार पर ही जाति का विभाजन हो, ऐसे आदर्श समाज की रचना करना चाहते हैं। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी आपत्ति हो सकती है। फ्रांसीसी क्रांति नारे में समता शब्द का विवाद विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शब्द शर्त में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की समता 3 बातों पर निर्भर रहती है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकारी अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप के माता पिता की कल्याण कामना, और तीसरा रहता है मनुष्य के अपने प्रयत्न, जो प्रयत्न करता है वो। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता विकास करने के लिए पूरा प्रोत्साहन देना सर्वदा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों को असमान है, तो क्या यह आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में भी लोग निश्चित ही बाजी मार लेते हैं जो उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा और व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कह सकते।
तो इस आधार पर एक ऐसे समाज की रचना करना चाहते हैं कि जो इस समाज की बुराइयों से कहीं ऊपर हो। दूसरे शब्दों में, समाज में यदि अपने सदस्यों की अधिकतम उपयुक्तता प्राप्त करनी है तो यह तो संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर समान व्यवहार अगर जन्म से ही उनको प्राप्त होंगे तो ही हम एक आदर्श समाज की रचना कर सकते। समता का औचित्य यही पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का वही बहुत बड़ी जनसंख्या में से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इसका समय होता है, न प्रत्येक के विषय में इसकी जानकारी होती है, जिससे वह सबको अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग करता है। इस प्रकार समता यदि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिक को सभी परिस्थितियों की दृष्टि में रखते हुए उसके लिए मार्ग भी रहता है, क्योंकि यह व्यवहारिक भी है। समता शब्द से अर्थ समानता, व्यवहार में समानता, जातिगत समानता, अवसर की समानता, ऐसे बहुत समानता के जो नियम होते हैं वो समानता के नियम इसमें बताए गए हैं।